नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। बांग्लादेश में पीएम शेख हसीना के तख्ता पलट को सत्ता की ताकत के नशे का एक बुरा अंत बताया जा रहा है। छात्रों की मांग को लगातार अनसुना करना इस कदर भारी पड़ेगा, हसीना ने शायद इस बात का अंदाजा नहीं लगाया होगा। हसीना का शासनकाल कई सवालों से जूझ रहा था। उन सवालों पर उनकी सख्ती ने विद्रोह को जन्म दिया, एक ऐसा विद्रोह जिसने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता मुजिबुर रहमान के अपमान से भी गुरेज नहीं किया है। हसीना देश छोड़कर भारत पहुंची हैं, अपने साथ कई सवाल और अनिश्चितताएं लाई हैं। बांग्लादेश का यह विद्रोह भारत पर क्या असर डालेगा? भारत के पड़ोस में नई अंतरिम सरकार कहीं रणनीतिक रूप से उल्टी तो नहीं पड़ जाएगी? क्षेत्र में बढ़ते चीन के प्रभुत्व के बीच बांग्लादेश का यह बदलाव भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती मानी जाए? और अब तक बांग्लादेश में चल रहा उठापटक, इस पर क्या भारत ने बड़े भाई की भूमिका निभाई है? कुछ ऐसे ही सवालों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारी आज की स्ट्रेट टॉक। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। तो कुछ सवाल हैं जो हम चाहते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही अपने दर्शकों के सामने रखे जाएं और इन सवालों को ही अपने कार्यक्रमों के जरिए अपने कार्यक्रम के अगले कुछ समय में समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल एक नज़र डालिए अपने टीवी स्क्रीन पर। बांग्लादेश में तख्ता पलट से कितना बड़ा संकट इसे माना जाए? लोकतंत्र के जो समर्थक हैं हसीना राज के अंत को कैसे देख रहे हैं? पड़ोसी देश भारत के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है? क्या भारत ने बांग्लादेश के संकट में बड़े भाई की भूमिका निभाई है? क्योंकि पूरा विश्व पड़ोसी देश भारत की भूमिका पर नजर बनाए हुए है। नोबेल सम्मानित यूनुस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार, उनकी भूमिका क्या सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं वो बांग्लादेश की अब आने वाली पॉलिटिक्स में? क्या बांग्लादेश की हिंसा में विदेशी ताकतों के साजिश का भी जो इशारा हो रहा है, इसकी भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता? इसको भी समझेंगे। आइए आज के पैनलिस्ट का स्वागत करते हैं। कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट है मेजर जनरल राजन कोचर, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्कर्ष सिन्हा और हमारे साथ प्रोफेसर गुरमीत सिंह है पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और शुरुआत में मेजर जनरल कोचर आपसे करना चाहूँगी। कहीं ना कहीं सुरक्षा कारणों को एक नई चुनौती मिल गई है। पड़ोसी देश जहाँ पर लगभग 4000 से ज़्यादा किलोमीटर लंबा सीमा जो है हम साझा करते हैं, बीएसएफ अलर्ट पे है। और साथ में एक सवाल मैं ज़रूर जोड़ना चाहूँगी, कुछ दिन पहले यहाँ पर बीएसएफ के डीजी और स्पेशल डीजी हटा दिए गए थे। कार्यकारी डीजी जो है इस मोर्चे को संभाले हुए हैं। थोड़ा सा मैं डिफेंस के तरफ से आपसे समझने की कोशिश करूँगी कि जो हमारी सीमा है वो इस समय हाई अलर्ट पर है। आपका क्या आकलन, आपकी क्या समीक्षा है सुरक्षा मोर्चे पर? बहुत चैलेंजिंग टाइम है इंडिया के लिए, बिकॉज देखिए हमारा 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है और उसमें 10,000 स्क्वायर किलोमीटर कंटेस्टेड बॉर्डर है। इसका मतलब है विवादित बॉर्डर है और इसीलिए वहां पे हमको 24/7 जो भी डिस्प्यूटेड एरिया है वहां पे या तो बीएसएफ होती है या तो इंडियन आर्मी होती है। अगर वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो गया या आपका लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया तो वहां पे इंडियन आर्मी डिप्लॉय होती है और जो इंटरनेशनल बाउंड्री है या इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके ऊपर आपका बीएसएफ आपको मिले। तो ये जो डीजी का चेंज हुआ है ये नॉर्थ ईस्ट की वजह से नहीं हुआ। ये जम्मू में जो प्रॉब्लम आई थी और जो इन्फिल्ट्रेशन हुई और वहां पे पता चला है कि दुश्मन ने अपने टनल के थ्रू इन्फिल्ट्रेशन की थी, बीएसएफ को पता नहीं चला। तो ऑब्वियसली कुछ हेड्स को अपना रोल करना था, तो वो तो उसको वहां की बात है। अब अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो कोई भी इंस्टेबिलिटी अगर हमारे कोई भी नेबरहुड में होती है तो वो हमको डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। और खास तौर पे जब बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, पुराने संबंध है अवामी लीग के साथ, शेख मुजीबर रहमान के टाइम से, फिर जब उनकी बेटी आई है शेख हसीना उसके टाइम भी, और जो बांग्लादेश को इकोनॉमिक तरक्की दी है वो शेख हसीना ने दी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उनका जो ऑलमोस्ट 15 साल का जो
कार्यकाल रहा है उसमें बांग्लादेश ने काफी तरक्की की। ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है इन देशों में, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज में मैंने ये देखा है कि जब आपको इतने लंबे अरसे से अगर आपको पावर आपके हाथ में आ जाती है तो यू नो एक आपको आपका माइंड आपका करप्ट हो जाता है उस पावर से। वो इतना आपको एक एक नशा सा उसको देती है कि आपको गलत और सही के बीच में जो आपकी लाइन होती है वो ब्लर्ड हो जाती है। जी। और बांग्लादेश में हमने ये देखा कि अपने पूरे अपोनेंट्स को गायब करवा देना, उनका एनकाउंटर होता है, उनकी मार दिया जाता है या उनको मजबूर कर दिया जाता है बांग्लादेश को छोड़ के कहीं पे और अपना रहने के लिए। जी। जैसे कि खालिदा जिया है जो उनकी लीडर थी बीएनपी की ऑपोजिशन पार्टी की, जी। जी। वो काफी टाइम से जेल में है और बीएनपी ने इलेक्शंस को आपका बाइकआउट किया। जी। तो जो ये इलेक्शंस है वो आप मान सकते हैं कि बांग्लादेश की प्रॉब्लम जी। इलेक्शंस के बाद से ही शुरू हो गई। और अगर हम सोचते हैं कि ये जो कोटा एजिटेशन है और ये इस चीज का है जी, ये उस प्रॉब्लम की जड़ नहीं थी। प्रॉब्लम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी बांग्लादेश के इलेक्शन से। जी। और दूसरी प्रॉब्लम बांग्लादेश जूझ रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरफेरेंस को वो बांग्लादेश में कैसे कम करे। चाइना की जो आकांक्षाएं थी कि वो जिस तरीके से बांग्लादेश को इस्तेमाल करना चाहता था जी, वो उसको नहीं इस्तेमाल कर पा रहा था जी। और इसीलिए चाइना के यूनान शहर में बहुत बांग्लादेशी जाते हैं वहां पे पढ़ाई के लिए और चाइनीज लैंग्वेज को सीखने के लिए जी। और वहां पे हमने ये देखा है कि चाइना का जो सिक्योरिटी एपरेटस है वो इनके साथ मिलके एक बांग्लादेश में सेगमेंट क्रिएट कर रहा था कि आने वाले वक्त में अगर ये इस टाइप के लोगों को चाइना के अगर इसको जरूरत पड़ेगी तो बांग्लादेश में अनरेस्ट फैलाने के लिए उनके पास एक कैप्टिव फौज मौजूद हो गई थी। दूसरा ये जमात इस्लामी और आईएसआई का एंगल मैं यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ। वो एंगल भी 4-5 साल से स्ट्रांग होता जा रहा था और ये जो कोटा की जो इसको लड़ाई थी उसमें इसको जमात इस्लामी का जो स्टूडेंट कार्डर था जी, वो बहुत एक्टिव हो गया था। एंड मेजर जनरल क्या आप ये कह रहे हैं कि विदेशी ताकतों का हाथ इस हिंसा के पीछे है? बिल्कुल बिल्कुल, उसके बिना बांग्लादेश की जो फौज है जी, आप उसको एक अपॉलिटिकल फौज मत मानिए। मैंने उस फौज के ऑफिसर्स को ट्रेन किया इसलिए मैं जानता हूं और उनसे मैं बात करता था। और ऑफिसर्स से, बांग्लादेश ऑफिसर जब इंडिया में आते थे तो बांग्लादेश की फौज में भी एक डिवीजन था, कुछ शेख हसीना के साथ थे और कुछ उसके अगेंस्ट थे। तो ये 48 आवर्स पहले बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजन लिया था कि कंट्री छोड़ने के लिए, जब उनको इसको पता चला कि आर्मी चीफ उनके साथ नहीं जी, और जो उनकी जो सिक्योरिटी कैबिनेट की जब मीटिंग हुई थी एक दिन पहले, वहां पे साफ इंडिकेशन शेख हसीना को मिल चुकी थी कि कुछ सीनियर आर्मी के ऑफिसर्स उनके साथ नहीं है। इसीलिए एक राइटिंग आ गई थी वॉल पे और जब उनको आर्मी चीफ ने बोला कि आप रिजाइन कीजिए और हम आपको सेफ पैसेज देंगे तो उनको लेना पड़ा। वो जो उनका जो एक प्रपोजल दिया था जो चीफ ने कि आप इसको कंट्री को इसको छोड़ दीजिए, हम आपको इसको मदद करेंगे इसको छोड़ने में, और 45 मिनट्स में उनको निकाल दिया जी। तो ये बेसिकली आर्मी नहीं चाहता था कि जो ये स्टूडेंट का अड्रेस हो उसको गोलियों से एड्रेस किया जाए, उसको बातचीत से एड्रेस करना था। बट ऑलरेडी बात
बहुत बिगड़ चुके आगे थे। एक्चुअली जा जी चुकी थी। 140 लोग ऑलरेडी मारे जा चुके थे जी और जो पब्लिक सेंटिमेंट था वो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। तो और कोई चारा नहीं था कि वहां से शेख जी हसीना को ठीक है निकलने। जी। विदेशी ताकत की बात यहाँ पर, उसकी साजिश की बात यहाँ पर मेजर जनरल ने कही है, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ने। लेकिन और भी कुछ सवाल हैं जिनको हम समझेंगे। उन सवालों पर उत्कर्ष सिन्हा और प्रोफेसर गुरमीत से समझने की कोशिश करेंगे। उत्कर्ष सर, आपने बात सुनी मेजर जनरल राजन कोचर की। उन्होंने साफ इशारा किया है कि बांग्लादेश की इस हिंसा के पीछे कहीं ना कहीं विदेशी ताकतें, जो लगातार लंबे समय से एक साजिश रच रही थी, और वहाँ पर एक तरह का जो यूनिट है तैयार हो रहा था। और सीधा सीधा उन्होंने एक संस्था का नाम भी लिया, उसके युवा विंग की भी बात कही है। उत्कर्ष, आप कैसे देख रहे हैं इस बदलाव को और शेख हसीना के पूरे शासनकाल को? 15 सालों तक उन्होंने सत्ता पर जो है अपना कंट्रोल रखा। वो भारत की हितैषी, लोकतंत्र हितैषी, इकोनॉमी के बारे में राजन सर ने यहाँ पर ऐड किया है कि बहुत अच्छी फ्लरिश हुई। लेकिन क्या लोकतंत्र का ये सही मॉडल था जिसे विद्रोह ने कुचल दिया है? उत्कर्ष सर, अनम्यूट कर ले सर, अनम्यूट। देखिए, मेजर जनरल कोचर की बातों से काफी हद तक मैं इत्तेफाक रख रहा हूँ और बिल्कुल सही बात है। और मैं तो बल्कि इसमें ये जोड़ूं कि लगभग 1 साल पहले जब जनरल वकार को वहां पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जा रहा था, तो उस वक्त इंडिया की तरफ से ये इंडिकेशन था जी, फोर्सेस ये बताते हैं कि इंडिया ने इंडिकेट किया था हसीना को कि ये प्रो चाइना है, चाइना सिंपैथाइजर है। जी लेकिन उस वक्त कैलकुलेशन जो गड़बड़ हुई शेख हसीना की, जी, वो भी काफी हद तक इस नतीजे जो भी चर्चा कर रहे थे मेजर जनरल साहब, तो वो बात तो वो है। दूसरा, देखिए, पाकिस्तान के लिए ये बांग्लादेश हमेशा एक बड़ा मतलब वो कहते हैं कि जैसे ऐसा जख्म है जिसको भूलता नहीं है। तो ISI हमेशा जमात को जो है वो पुश करती रही है और अनरेस्ट कराने का टूल बना के रखा हुआ है। कई बार हमने देखा है कि वो टाइम टू टाइम एक्टिव हो जाते हैं जब तो काफी आतंक मचाते हैं, एंटी हिंदू काम करते हैं या मंदिरों के ऊपर हमले की बात करते हैं या कई बार टेरर ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो तो अपनी जगह पे है, उसमें कोई दो राय नहीं है। शेख हसीना कुछ दिन पहले गई थी चाइना और अपना दौरा बीच में छोड़ के आ गई थी क्योंकि उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल भी नहीं मिला था और बहुत सारे ऐसे उसको बताए गए थे कि आपको एग्रीमेंट पे साइन करने हैं, तो वो साइन भी उन्होंने नहीं किया था। ये भी एक एंगल है जहां से चाइना और शेख हसीना के बीच में बिल्कुल आर पार की लड़ाई हो गई थी। लेकिन उत्कर्ष सर, क्या आप इसमें ये इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, इस बात से इनकार करेंगे कि चीन को कहीं ना कहीं जो भविष्य का पता चल गया था, इसलिए वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज करना चाह रहे थे शेख हसीना को? नहीं, चीन को भविष्य का पता नहीं। चीन ही दरअसल एक अपने मन माफिक भविष्य का निर्माण करना चाह रहा है। देखिए, आप साउथ एशिया को देखिए जी, आप साउथ एशिया को देखेंगे तो हर जगह आपको चाइनीज इन्फ्लुएंस बहुत विजिबल दिखेगा। श्रीलंका हमने देखा, नेपाल में हम लगातार देख रहे हैं, पाकिस्तान ऑलमोस्ट चाइना ऑक्यूपाइड है, भूटान के बगल में जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन हमारी डोकलाम की है, चाइना वहां एक्ट कर रहा है, लद्दाख के चाइना एंट्री कर रहा है। तो चाइना की कोशिश है कि इंडिया को हर तरफ से, साउथ एशिया हर तरफ से घेर ले। उसके अपने इंटरेस्ट है और उसकी वो पॉलिसी रही है पहले से। एक बात, ये सारी चीजें एक तरफ, शेख हसीना का जो रवैया रहा है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। वो ठीक है, डेमोक्रेटिक रही है, प्रो इंडिया रही है, क्योंकि उनको पहली बार जब वो आज से 50 साल पहले उन्होंने शरण ली थी तो भारत में ली थी जी। भारत में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश मुक्त वाहिनी को समर्थन दिया था और शेख हसीना और उनकी बहन, यही 2 लोग उस फैमिली में बचे थे जब मुजीब साहब की और उनकी फैमिली की हत्या की गई थी। तो 6 साल शेख हसीना भारत में अंडर कवर रही। प्रणब मुखर्जी साहब उनके गार्जियन थे, हमारे पूर्व राष्ट्रपति। तो ये सब कुछ अपनी जगह पे है, हसीना का इमोशनल अटैचमेंट और सब कुछ अपनी जगह पे। लेकिन लेकिन उत्कर्ष सर, एक सवाल मैं जोड़ना चाहती हूँ। बेशक इमोशनल अटैचमेंट इंडिया के साथ रहा है, लेकिन जब मैं उनकी फॉरेन पॉलिसी को देखती हूँ 15 सालों के, तो वो हमने देखा है कि रिश्ते कभी कड़वे हो गए, कभी खट्टे हो गए, कभी मीठे हो गए। कहीं ना कहीं चाइना के साथ भी कुछ समय के लिए उनका जो झुकाव है वो बढ़ गया था, जो कि अंततः काम नहीं आया। जी, बिल्कुल बढ़ा था, थोड़े समय के लिए बढ़ा था, लेकिन वो संभल गई थी। उनको समझ में आ गया था कि चाइना के
की सोच कहीं ज्यादा है, वो कहीं ज्यादा लेना चाहता है, जी। वो पपेट बनाना चाहता है। उसके बाद आप देखिए ना, इंडिया के साथ उनके चाहे गांव के सीमा का समझौता हो या आइलैंड्स का समझौता हो, या भारत की 25 कंपनियां वहां पे अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगाती हैं, ये सब कुछ हुआ वो अपनी जगह पे। लेकिन एज ए डेमोक्रेटिक लीडर शेख हसीना आई जरूर, लेकिन वो फासिस्ट लीडर में कन्वर्ट हो गई। वो ठीक वैसे ही, और ये कहा जाता है डेमोक्रेसी में, कहा जाता है कि अगर लंबे समय तक आप सत्ता में रहते हैं तो आप डिक्टेटर की तरफ व्यवहार करने लगते हैं। और इसीलिए भारत की राजनीति में राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि हर तवे पर 5 साल पे रोटी से बदल देनी चाहिए, पलट देनी चाहिए, वरना जल जाएगी। हसीना के साथ यही हुआ। वो उन्होंने सारी सीमाएं तोड़ दी। वो डेमोक्रेटिक लीडर थी जी, लेकिन वो ऐसी फासिस्ट हो गई जिन्होंने डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के सारे नॉर्म्स को चकनाचूर कर दिया बांग्लादेश में। जी। वो विपक्ष मुक्त बांग्लादेश, आप नारे को रिलेट कर सकती हैं कहां से है जी, लेकिन वो वहां नारा था। तो बहरहाल अब समस्या क्या है कि भारत के लिए जो अच्छी बात भी है और खराब बात भी है। अच्छी बात यह है कि अभी तक, कल से और आज तक के बीच में जी, आर्मी इतनी ताकत नहीं ले पाई है कि वो सीधे सीधे मार्शल लॉ डिक्लेयर कर पाए, और ना ही हिंसा पे काबू किया जा सका है, और हिंसा पर भी काबू नहीं किया जा सकता। तो अब जो ये स्टूडेंट ग्रुप है, देखिए इसमें बिल्कुल सही बात है कि जब ऐसे अनरेस्ट होते हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, तो बहुत एनार्किज्म फैलता है। लेकिन आज सुबह से जिस तरह से खबरें मिल रही हैं मुझे, क्योंकि हम लोग साउथ एशियन जर्नलिस्ट का एक फोरम है, वहां पे एक्सचेंज भी करते रहते हैं इंफॉर्मेशन, तो वो ये पता चल रहा है कि जो स्टूडेंट लीडरशिप है उसने इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए भी अपने वॉलंटियर्स को लगाया। और नंबर 2, उन्होंने सीधा इंटरवीन किया मोहम्मद यूनुस के तौर पर। मोहम्मद यूनुस भी शेख हसीना के विक्टिम रहे हैं एक वक्त पे। नोबेल पीस प्राइज पाने के बाद उनको भी जेल में डाला था शेख हसीना ने जी। तो बांग्लादेश की जो इकोनॉमी इंडिपेंडेंस, जो विमेन एम्पावरमेंट है, मोहम्मद यूनुस के रोल को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो अब यूनुस साहब का आना, कई प्रोफेसर्स के नाम आए हैं इंटरमेंट के भीतर, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा मुतमईन कर रही हैं। लेकिन लास्ट लाइन मेरी ये है कि इंडिया का जो बॉर्डर है वो बॉर्डर बहुत सेंसिटिव इस वक्त है, क्योंकि हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे, नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर पे पहले ही म्यांमार से काफी डिस्टरबेंस है। म्यांमार भी डिस्टर्ब है। म्यांमार से काफी लोग भाग के आते हैं। एक बार तो वहां के सिक्योरिटी फोर्स की ये नहीं आ गई थी। तो ऐसे में अगर बांग्लादेश की सीमा भी डिस्टर्ब होती है, अगर उसके साथ कंस्पिरेसी हो, वहां पे इस तरह से एक्ट होते हैं, तो वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। एट द सेम टाइम जब पूरा फोकस बीएसएफ का, दलजीत चौधरी जब बीएसएफ के कमांडेंट होके गए हैं चीफ, वो यूपी कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। हम लोग उनको बहुत करीब से उनकी वर्किंग देखी है, बहुत अच्छे और बहुत मेथोडिकल अफसर हैं। तो लेकिन अब कंसंट्रेशन अगर इधर है तो हमारा वेस्टर्न फ्रंट, जहां की बात अभी हो रही थी कि जम्मू में जो हरकतें हो रही है जी, वो वहां पे फिर पाकिस्तान कोई ना कोई खुराफात करेगा जी। तो भारत के लिए इस वक्त एक बहुत डिफेंस और सिक्योरिटी की बात है। और एक पॉइंट और नेहा खत्म करता हूं, लेकिन भारत के साथ दूसरा बड़ा चैलेंज है डिप्लोमेटिक। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के भीतर इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने वाले या प्रोटेक्ट करने वाले लोग आए, कैसे इन्फ्लुएंशियल हो, ये डिप्लोमेटिक नीड है। और अनफॉर्चुनेटली भारत की सरकार फिलहाल पिछले कुछ वक्त से अपने नेबरिंग कंट्रीज में इस मोर्चे पर उतनी सफल नहीं हो रही है, उदासीन रही है अभी तक। अगर कहा जाए कि कहीं ना कहीं जो है इंटरनल मैटर बताकर इंडियन गवर्नमेंट ने जिस तरीके से अपना स्टेटमेंट दिया था, उसे लेकर भी जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता यूनुस है, उन्होंने निराशा व्यक्त की थी। हमारे साथ प्रोफेसर गुरमीत भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उनसे भी इस मैटर को समझने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश में जो भारत विरोधी तत्व है
उनके प्रति भी एक ऐसा गुस्सा देखने को मिला है कि पकड़ पकड़ कर जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनकी दुकानों पर लूट मचाई गई, हमले किए गए, उनके घरों को आग लगाई गई, तोड़फोड़ मचाई गई, उन पर हमले हुए, उनको मारा गया, पीटा गया। इन सब के पीछे भारत की भी जो रणनीति रही है पड़ोसी देश के बारे में, क्या उस पर भी सवाल उठाने चाहिए? गुरमीत सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जिस बात का जिक्र मैंने ब्रेक पर जाने से पहले किया था, कहीं ना कहीं इस विद्रोह में भी, इस तख्ता पलट की हिंसा में भी भारत के खिलाफ एक गुस्सा देखने को मिला है। वहाँ पर भारतीय मूल के जो लोग हैं उन पर हमले हुए हैं। इन हमलों को आप कैसे देखते हैं और कहीं ना कहीं भारत की जो रणनीति रही है इस पड़ोसी देश के लिए, इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? आपकी क्या समीक्षा? क्या भारत, जिसे एक इस पूरे के पूरे क्षेत्र का बड़ा भाई कहा जाता था, वो बड़ा भाई भारत अब नहीं रहा है, रहा है तो वो भाई चुप क्यों रहा? प्रोफेसर गुरमीत जी। देखिए, पहली बात तो जैसे हमारे दो साथियों ने कहा कि भारत के लिए बहुत चिंता का विषय, और जो आपने कहा इंडिया कल्चरल सेंटर को भी वहां पर आग लगाई गई है। और जमाते इस्लामी की जो बात चल रही है वो शुरू से ये माना जाता रहा है कि वो प्रो पाकिस्तान रहा है। और आज से नहीं, जब पाकिस्तान से भारत ने आज़ादी दिलाई तब भी वहां पर कुछ एलिमेंट थे जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे। और क्योंकि शेख हसीना, जैसे अभी बताया गया कि उनकी एक छवि भारत के साथ मित्र के तौर पे ज्यादा रही, तो जो विपक्षी वहां पर थे सारे, उन्होंने एक तरह से स्वाभाविक तौर पे जब उनके खिलाफ एक आंदोलन चलाया तो उसमें भारत भी कहीं ना कहीं उनके गुस्से में सामने आया है। दूसरी बात हमें ये समझना चाहिए कि देखिए, हर देश अपने हिसाब से चलता है। वहां पर कई चीजें ऐसी होती हैं जो पर्दे के पीछे भी कूटनीति चलती है, और वो चैनल भारत को खोल के रखने पड़ेंगे। वहां पर जो भी आते हैं, अभी जैसे जिक्र हुआ कि मोहम्मद यूनिस, जो हालांकि 84 वर्ष के हो गए हैं आयु की दृष्टि से, और वो भी शेख हसीना के निशाने पर है, उनकी सरकार के, क्योंकि जो ग्रामीण बैंक था जिसकी कारण ही उनकी ख्याति रही और जिसके कारण उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, वैसे वो इकोनॉमिक्स के ही उनका क्षेत्र रहा है, प्रोफेसर वो रहे, इकोनॉमिक्स के ही बड़े विद्वान रहे, और उनको वहां पर अब अंतरिम सरकार का हेड बनाने की बात है। तो मैं मुझे जो लगता है वो ये कि एक होता है कि जो आप सामने चैनल्स होते हैं, एक होते हैं कि जो भारतीयों की इवन सुरक्षा का भी अब मुद्दा है। महाराष्ट्र सरकार ने भी आज कुछ मैंने पढ़ा, कहीं आ रहा था कि उन्होंने कुछ संसद में जयशंकर जी ने स्थिति बताई है। जी हाँ, आज ऑल पार्टी मीटिंग भी करी है सरकार ने। तो जाहिर सी बात है कि भारत के लिए एक बहुत चिंता का सबब है, क्योंकि बाकी देशों में जैसे अभी सब लोगों ने बताया कि बाकी वहां पर भी उथल पुथल है और भारत के लिए बहुत कंफर्टेबल स्थिति नहीं है। तो ऐसे में अगर बांग्लादेश, जहां से हम ये मान के चलते थे कि भाई हमारे संबंध अच्छे हैं, अगर वहां पर भी कोई ऐसी सरकार बनती है जो भारत के पक्ष में या भारत के प्रति सद्भावना का दृष्टिकोण नहीं रखती, तो मुश्किल और बढ़ सकती है उस मोर्चे पर। और फिर जाहिर सी बात है कि एक ध्यान बंटता है और वो बॉर्डर जो है वो बहुत सेंसिटिव है। लेकिन मुझे अभी फिलहाल ये लगता है कि देखिए, जो सरकार आती है, नई सरकार आती है, उसके लिए पहली चुनौती अपने देश में शांति बहाल करना होगी, अपने देश के लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना होगा। जो लोग सड़कों पे हैं उनको वापस भेजने की जो कवायद आज शुरू हुई है, जिसमें जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने स्टूडेंट लीडर्स के साथ बातचीत भी की है, जिससे तो उनके लिए भी अभी चुनौतियां हैं। तो हमें किसी प्रकार की घबराहट वाली बात नहीं, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब जो हमारे स्ट्रेटेजिस्ट हैं, लेकिन प्रोफेसर गुरमीत, मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे कि आप बांग्लादेश में इस वक्त एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स चरम पर है, आप मानेंगे, और भारत इसे कैसे देख रहा है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि क्योंकि जो संगठन उनको लीड कर रहे हैं, वो संगठन एक तो पहले से ही उनमें से कुछ के बारे में ये कहा जाता है कि वो प्रो पाकिस्तान, ठीक है जी। और पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं वो भी निश्चित ही वो चाहेंगी कि भारत के लिए समस्या पैदा हो, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। वो पाकिस्तान कश्मीर में भी कोशिश करती हैं, पंजाब में भी उन्होंने एक जमाने में कोशिश की, और अब वो वहां पर भी कोशिश उनकी बढ़ सकती है। तो इससे हमें सतर्क तो रहना ही पड़ेगा। मैं फिर भी केवल ये चीज कहना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारे देश में जो लोग देश नीति देख रहे हैं या जो लोग रक्षा सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, खासतौर पे जो सरकार में है, जैसे मान लीजिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जिन्होंने मुलाकात भी की है शेख हसीना से, उनको बिना देरी के जो पैरेलल, क्योंकि देखिए शेख हसीना की सरकार तो चली गई, अब ये एक वास्तविकता है। हालांकि वो जनवरी में चौथी बार जीत के आई और बहुत बहुमत से जीत के आई, लेकिन अब जो सरकार है उससे नेगोशिएट तो करना ही पड़ेगा। सरकार, हम ये सोचें कि वो जो लोग हैं वो विरोधी हैं या वो
इस प्रकार से, क्योंकि उनकी भी जरूरतें होंगी, उसमें भारत भी अपनी भूमिका निभा सकता है। तो हमें उनसे जो चैनल्स हैं वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह के चैनल, देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण के लिए अमेरिका में अगर ट्रम्प आ जाएंगे तो या बाइडन आ जाएंगे तो बाइडन से भी जो है वो हमारे प्रधानमंत्री गले मिल लेते हैं, ट्रम्प को वैसे दोस्त बताते हैं। तो ये इस तरह से सरकारें, या जब खालिदा जिया थी तो प्रधानमंत्री खालिदा जिया भी रही, जिनको अब रिलीज किया गया है कल रात को। तो वो ऐसा तो है नहीं कि उस समय सरकार के जो चैनल सब बंद हो जाते हैं, और कई सरकारी स्तर पर चैनल होते हैं, ऑफिशियल्स लेवल पे चैनल होते हैं, विदेश सचिव के लेवल पे चैनल होते हैं, वो सारी चीजें हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं ऐसा नहीं कि ये कह रहा हूँ कि भारत के लिए बहुत आसान स्थिति और भारत हैंडल कर लेगा, बट अल्टीमेटली मरता क्या ना करता वाली बात है ना। अब अगर नहीं स्थितियां माकूल हैं तो हमें चैनल तो ओपन करने पड़ेंगे, और जितनी जल्दी हम वो चैनल ओपन करेंगे उतना बेहतर है। और जो इंटरिम सरकार वह बनी है, आगे देखिए चुनाव कब होते हैं नहीं होते वो बात की बात है, पर बहुत सारे लेवल्स पे भारत को कोशिश करनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम अपनी मजबूती भी करनी पड़ेगी बॉर्डर्स पे, और जो उनकी सामरिक जरूरतें हैं उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा जी। लेकिन ये सब भारत से कोई हाथ में तो है नहीं कि इसको, अगर भारत का इतना ही दखल होता हमारी रॉ का, या इतना अगर हमारे में ताकत होती कि वो एक देश की उथल पुथल जो दूसरे देश की उथल पुथल को रोक पाता, तो ऐसा तो है नहीं, उतनी ताकत तो है नहीं। तो इसलिए अब वहां पर जो स्थिति बनी है उसमें भारत को बहुत फूक फूक के, जिसको हम कहते हैं, कदम रखना पड़ेगा, जिससे कोई इस नुकसान के बावजूद, देखिए किसी को भी, हम तो कह रहे हैं चलिए भारत के जो कल्चरल सेंटर को जलाया, और जैसे आप कह रहे हैं भारत के प्रति जो गुस्सा है वो छोड़िए, वो जो एक मूर्ति जो फोटो बहुत चली है, जो वहां के शेख मुजीबर की जो मूर्ति पे लोग चढ़े हुए थे, और बाद में तो ये भी खबर आई है कि उन्होंने वो तोड़ ही दिया, जो सिर था डिमोलिश कर दिया, पूरी तरह से बर्बाद जी। लेकिन वो अपने आप में बड़ा देख के, हम चाहे बांग्लादेश के वो हों या पाकिस्तान, किसी के भी कोई विचार हो शेख हसीना के बारे में, वो दुख होता है कि भाई इस तरह का हिंसा का जो रास्ता है वो किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं अपने देश के निर्माता जो हैं, अगर उनके प्रति ये गुस्सा दिख रहा है तो ये स्थिति बहुत है वो शर्मनाक कही जा सकती है। और दूसरा हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम चाहे जितना रिगिंग कह लें, कुछ कह लें, पर हमें ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने यहाँ भी देखते हैं कई बार जब आंदोलन होते हैं कि जो ऐसा नहीं है कि शेख हसीना के सपोर्टर नहीं रहे होंगे वहां पे बांग्लादेश में, लेकिन कई बार जब लोग सड़कों पे उतरते हैं और जो जिसे हम कहते हैं मॉब वाली वो होती है, उसमें वो चीजें हाईजैक हो जाती हैं, या जो लोग हैं वो चुप होकर बैठ जाते हैं। तो अभी बांग्लादेश में आगे आने वाला समय उनके अपने लिए भी बहुत संकट वाला है कि वहां पर भी बड़ा टर्मोइल जी। बांग्लादेश इस वक्त अपने रजाकार को तलाश रहा है कि वो रजाकार कौन है। मेजर जनरल, आपसे समझना चाहेंगे कि उत्कर्ष सिन्हा ने एक बात रखी थी कि एक तरफ हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की खुराफात और जो है नापाक उसके इरादों से जूझते दिख रहे हैं, अब ये बांग्लादेश भी ऐड हो गया, पूर्वोत्तर में से इस तरह से परेशानियां चल रही हैं। कहीं ना कहीं सेना के लिए आप इसे देखते हैं कि एक बड़ी चुनौती दिन पर दिन जो है गहराती जा रही है? नेहा जी, चुनौती तो है, बट आई थिंक अभी प्रीमेच्योर होगा इसके ऊपर कोई भी कमेंट करना, बिकॉज सिचुएशन अभी फ्लूइड है। और आने वाले वक्त में देखिए, बांग्लादेश को भारत की जरूरत है, और एक नेबरिंग स्टेट है, और 3 मेजर प्रोजेक्ट्स जो हमने स्टार्ट किए हैं बांग्लादेश में। एक है अदानी का वहां पे पावर प्रोजेक्ट अपना चल रहा है जी। एक स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइन है जो अगरतला से अखौरा से होती हुई चित्तगोंग जाती है। ये 2010 में एमओयू साइन हुआ था, अभी ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आया हुआ है। तीसरा आपका तीस्ता डैम रिवर प्रोजेक्ट है जी, जो चाइना इंटरेस्टेड था इस प्रोजेक्ट में, बट शेख हसीना ने इंडिया को दे दिया ये प्रोजेक्ट। तो ये तो क्या आपको आशंका है कि अब ये प्रोजेक्ट दोबारा से फिसल कर चीन के पास जा सकता है, अगर जो अंतरिम सरकार है प्रो चाइना स्टेप्स लेने के लिए कहीं ना कहीं वो दबाव में आ सकती है चीन के? देखिए, चाइना शेख हसीना ने एक इंडिया और चाइना की एक बैलेंसिंग फॉरेन पॉलिसी बनाई थी, एक दूसरे के साथ
जी वो जो टके कि हम चाइना के साथ भी है और हम इंडिया के साथ भी हैं, जी और यूएसए को साइडलाइन कर दिया। हम्म अब जो मेन विलन है इस एंटायर एक्सरसाइज का, वो है सीआईए। जी हम एक्चुअली सीआईए का, हम चाइना की तरफ चले जाते हैं, हम जमात की तरफ चले जाते हैं, पाकिस्तान आईएसआई को बीच में ले आते हैं, बिकॉज ये एक कॉमन फैक्टर है हमारे नेबरहुड में। कुछ भी अगर गड़बड़ होती है हमारे आसपास में, तो हम या तो चाइना को उसको जिम्मेवार ठहराते लगते हैं। हैं, जी या तो आईएसआई को लगाते हैं। जी बट ये वाले केस में, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत बड़ा हाथ है। एक सेंट मार्टिन आइलैंड है, हम्म ये आपका एक कोरल आइलैंड है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 9 स्क्वायर किलोमीटर्स का है, जी और ये साउथ ईस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल है, और ये बहुत स्ट्रेटेजिक आइलैंड है। और ये म्यांमार को जो पास है, और भारत का भी एक्सेस आपका देता है, और दूसरी तरफ चाइना के ऊपर भी एक्सेस देता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे अपना एक मिलिट्री बेस लगाना चाहता था, जी और उसने शेख हसीना को वेरी क्लियर टर्म्स में बताया था कि हमको यहाँ पे अपना एक बेस चाहिए, राइट और वो उसको मना कर दिया गया। और इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स ने ठान लिया था कि भाई इसको हमने रखना नहीं है बांग्लादेश में, हमको एक ऐसी पार्टी को लेके आना है जो हमारी बात माने। और जी तो दूसरी चलिए, एक ये चीज बात तो इस बात से स्पष्ट हो गई है कि इस तख्ता पलट से चीन तो खुश हो ही रहा होगा, अमेरिका भी खुश हो रहा होगा। जी बहुत ज्यादा कुछ हो रहा होगा बल्कि। जी जी और इस न्यूज की मैं आपको इससे पुष्टि दे रहा हूं। आज शाम की न्यूज है कि शेख हसीना का जो वीजा है यूएस का, वो यूनाइटेड स्टेट्स ने रिवोक कर दिया है। तो इसका मतलब है कि उसको यूनाइटेड स्टेट्स में पनाह नहीं मिल सकती है, उसका वीजा ऑलरेडी रिवोक हो चुका है। तो आप जान सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स का कितना गुस्सा था राइट शेख हसीना के ऊपर कि उसका एक आपका वीजा जी उसका रिवोक कर दिया गया है। बिल्कुल। और एक बांग्लादेश आर्मी के बारे में जो ये है कि चाइना का 2016 से 2020 तक 17% जो भी डिफेंस एक्सपोर्ट्स है वो बांग्लादेश ने लिया है। जितनी भी आज राइफल्स हैं, पिस्टल्स हैं, सबमरीन्स, जी 2 सबमरीन्स, बिंग क्लास की सबमरीन्स बांग्लादेश ने चाइना से लिया खरीदी है। जी और फॉक्स आइलैंड में एक सबमरीन का बेस चाइना ने बांग्लादेश के लिए बनाया है। जी तो आप समझ सकते हैं कि चाइना कोशिश कर रहा था। आपका बेल्ट रोड इनिशिएटिव में भी बांग्लादेश ने चाइना का साथ दिया है। तो चाइना कोशिश कर रहा था कि समय बहुत ही सीमित है, डोमिनेट कर दूं इस एरिया। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो विजिट की बात करते हैं, उत्कर्ष की बात कर रहे थे जी संक्षेप में सर, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। छोटी छोटी बाइट में उत्कर्ष जी और गुरमीत जी की भी लेना चाहूंगी। जी तो समय बहुत ही सीमित है। उत्कर्ष सर, कहीं ना कहीं मैं भारत के रोल पर अब आना चाहती हूँ कि इस वक्त भारत से अपेक्षाएं भी है। अगर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स देखा जा रहा है, लेकिन क्या बांग्लादेश में इस बात से इनकार किया जा सकता है, किस तरह से हमने श्रीलंका से भी कमोबेश सिमिलर जो है तस्वीरें देखी थी, लगभग 2 साल पहले की ये बात है अगर मैं गलत ना हूँ तो आर्थिक स्तर पर भारत ने जितनी मदद की, अब बिल्कुल ही पूरा का पूरा जो अब झुकाव है श्रीलंका का वो भारत की तरफ से हो गया है। बांग्लादेश से भी हम ये उम्मीद करें कि चीन के बारे में सबको पता है, अमेरिका के बारे में सबको पता है, और पड़ोसी देश होने के नाते भारत से ज़्यादा देर नाराज नहीं रह सकता, चाहे सरकार किसी की भी हो बांग्लादेश में। नेहा, थोड़ा सा इसमें एक संशोधन करना पड़ेगा। देखिए, बांग्लादेश में अब अगर पॉलिटिकल फोर्स के नाम पर बात करें तो ले देखे खालिदा जिया और उनकी बीएनपी बचती है जी। क्यों आवामी लीग तो इस वक्त बिल्कुल डिस्टार्टेड है, वो उसका कहीं मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि पाकिस्तान के तो हालात अब पहले की तुलना में बिल्कुल बदल गए। नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन जी खालिदा जिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमेशा से प्रो पाकिस्तान या प्रो चाइना रहा है। जी आर्मी चीफ के ऊपर भी ये इंडिकेशन है कि वो प्रो चाइना है।
जी। ऐसे में पहले कुछ दिनों तक भारत को बहुत डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ेगा इस सिचुएशन को। भारत के लिए ऐसे माहौल में सबसे पहले जरूरी है अपने बॉर्डर सिक्योरिटी, अपने इकोनॉमिक, क्योंकि 25 कंपनियों के डायरेक्ट इंटरेस्ट, करीब 6000 स्टूडेंट्स हमारे वहां हैं जो जिनको रेस्क्यू करना, और उसके बाद थोड़ा सेटल होने के बाद एक डिप्लोमेटिक लाइन लेनी पड़ेगी, स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म बना के, कि जहां पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को पहले काउंटर करें और फिर वहां पर अपने लिए फेवरेबल सिचुएशन बनाने वाले लीडर्स को पुश करें। ये हर कंट्री करती है और इंडिया इसलिए भी करेगी क्योंकि साउथ एशिया के भीतर जो पूरा जियोपॉलिटिकल फ्रेमवर्क है जिसका चर्चा कर रहे थे, जिसकी वजह से ISI तो छोड़ दीजिए, जिसकी वजह से CIA का इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से चाइना का इंटरेस्ट है जी, उसमें भारत बहुत फर्जाइल है। तो एंटी इंडियन टेक्निक्स को खत्म करने के लिए भी ट्रैक टू डिप्लोमेसी लेके आनी पड़ेगी, उस पर भी काम करना पड़ेगा। प्रोफेसर गुरमीत, मैं समझना चाहूंगी कि भारत के जो पड़ोसी मुल्क है, नेपाल का भी जिक्र कर लीजिए। यहाँ पर थोड़ी देर पहले, थोड़े ही समय जो है OPG आए हैं, दोबारा से प्रधानमंत्री बने हैं, उनको भी चीन समर्थक कहा जाता है। कहीं ना कहीं जो भारत के तमाम पड़ोसी मुल्क हैं उसमें भारत के एंटी, भारत के समर्थन में इस तरह की जो भावनाएं रहती हैं, वो भावनाएं कभी प्रबल हो जाती हैं, कभी दुर्बल हो जाती हैं। लेकिन इस वक्त जो भावनाएं मैं देख रही हूँ, चीन हर जगह पे अपना प्रभुत्व बढ़ा पाने में कामयाब हो रहा है। और भारत की जो स्ट्रैटेजी है, क्या इन सभी देशों में कमजोर पड़ती हुई दिख रही है? लगातार हम पिछड़ रहे हैं। नहीं, पिछड़ना तो नहीं, लेकिन ये कि चैलेंज हर जगह से मैं मानता हूँ। चीन को तो देखिए ड्रैगन कहा ही जाता है, उसमें तो कोई वो दो राय है ही नहीं। और आप जो श्रीलंका और बांग्लादेश का उदाहरण दे रही थी, देखिए हर देश का तो आपस में तुलना मुश्किल है। तो श्रीलंका की दूसरे तरह की स्थितियां थी, बांग्लादेश की दूसरी तरह की स्थितियां हैं। बांग्लादेश के स्थापना में भारत की एक भूमिका रही है, जिसके कारण एक पाकिस्तान उसको लेकर, जैसे अभी कहा गया था पहले कि एक हमेशा परमानेंट तौर पर उनके मन में वो दर्द रहता है। और बांग्लादेश में भी अलग अलग कारणों से, है ना, आफ्टर ऑल देखिए भाषा वहां पर बांग्ला है, लेकिन 90% लोग जो हैं वो इस्लाम का समर्थन करते हैं, मुस्लिम हैं, तो कई अंतर हैं। तो इसलिए वो, लेकिन ये है कि हर देश अपना हित पहले देखता है और उनको जिसमें फायदा होगा, जहां से फायदा होगा वो देखना पड़ेगा। अब उसमें क्योंकि चाइना एक बड़ी ताकत तो है ही दुनिया में, तो वो को तरह तरह से मदद करके और अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है। वो हमने मालदीव में भी देखा था, आप कितने ही देशों का उदाहरण देख सकते हैं। तो भारत को, जैसे मैंने कहा कि अल्टीमेटली हर देश अपनी जो कूटनीति है, विदेश नीति है, उसके मुताबिक चलता है। कहीं ना कहीं विदेश नीति में थोड़ी सी कूटनीतिक जो है छाप अब विदेश मंत्री को अपनी दर्शानी होगी कि तमाम जो मुल्क है, पड़ोसी मुल्क, नेपाल हो गया, अब बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका भी कहीं ना कहीं जो अपनी आर्थिक मजबूरियों की वजह से उधर कभी सीसॉ की स्थिति में दिखता है संबंधों में चीन के साथ, और फिर मालदीव का भी जिक्र आपने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि समय समाप्त हो गया, लेकिन सवाल बहुत ज़्यादा हैं और आप लोगों से इतनी जानकारी मिली है कि इस बातचीत को आगे बढ़ाने का मन तो कर रहा है, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, लेकिन आपका आभार कि आपने समय दिया। स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक पहुँचानी है तो बेझिझक हमें ईमेल भेजिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और लगातार देखते रहिए जस्ट टीवी।